चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। और देखते हैं तारीख कितना बता दीजिए जल्दी से। 11 अप्रैल 2025। तो आज का जो भी करंट अफेयर्स बन रहा होगा उस पर बातचीत करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आज का। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? विश्व होम्योपैथी दिवस हाल ही में मनाया गया है, कितने तारीख को मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया गया, कल ही मनाया गया है ना। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। तो ये जो किस लिए मनाया जाता है, सबसे पहली बात है तो कि इसको जागरूकता बढ़ाने के लिए, होम्योपैथी के बारे में सामाजिक तौर पर क्या जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और दिवस जो मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? इसके संस्थापक थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, आप लोगों को जो नाम आता है ऑप्शन में आ रहेगा सिर्फ हैनीमैन आता है, केवल कितना नाम आएगा? हैनीमैन का। ये पूरा नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। और इसी यही क्या करते हैं, खोज करते हैं, क्या चीज का खोज करते हैं? होम्योपैथी। इसी को मान के चलिए, इसको इसकी जयंती के लिए इसलिए क्या माना जाता है? इसका जनक कहा जाता है। जनक के वजह से जो है इसके संस्थापक कह सकते हैं, और वर्ल्ड होम्योपैथिक डे इसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है ना। किसके जन्म दिवस पर? हैनीमैन के जन्म दिवस पर। ये कब करते हैं खोज होम्योपैथी की? 1796 में। कब करते हैं? 1796 ईस्वी में होम्योपैथी की खोज करते हैं और हैनीमैन के द्वारा, इसलिए इसको जनक भी माना जाता है। पहले ही बता चुके हैं कि होम्योपैथी का जनक, डायरेक्ट आपको प्रश्न आएगा कि होम्योपैथी का जनक किसे माना जाता है? हैनीमैन को माना जाता है। और इसी वजह से क्या कहते हैं, इसके जयंती को क्या माना जाता है? इसके जयंती को होम्योपैथिक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 2025 का थीम क्या है देख लीजिएगा, क्या है? अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। क्या है? अनुसंधान है। ठीक है, ये जो आप चित्र देख रहे हैं यही क्या है? सैमुअल हैनीमैन है। और इसी के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। याद रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, क्या कौन सा शुरू किया गया है? पंचायत उन्नत। ठीक है, पंचायत उन्नति सूचकांक किसका मूल्यांकन करता है? आप लोगों को प्रश्न जो है इसी तरह से पूछा जाता है कि मान के चलिए कि कौन सा समिति कौन सा किसका मूल्यांकन कर रहा है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सा किसके द्वारा है? ग्राम पंचायतों की क्या है? प्रगति के लिए। तो ये आप सूचकांक है, सूचकांक मान के चलिए देख लेते हैं क्या क्या इस सूचकांक में लिखा गया है। तो देश में जो है 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं। लगभग कितना पंचायतें हैं? 2.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख पंचायत। और इसमें से जो है राज्यों की लगभग 2.16 लाख ग्राम पंचायतों का क्या किया गया है? आंकड़ा लिया गया है। 2.5 लाख में से कितना का? लगभग 2.16 लाख ग्राम पंचायतों का आंकड़ा लिया गया है और उसी के अनुसार से ये सूचकांक तैयार किया गया है। पंचायतों का तात्पर्य, यदि पंचायत का तात्पर्य हम लोग देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या है? ये अनुच्छेद किसमें है? गठन। पंचायत का गठन किसमें है? 243 का। ये सब आप लोग किसमें पढ़िएगा? पॉलिटी में जाके पढ़िएगा। ठीक है, कि पंचायत का गठन किस आर्टिकल के तहत है? इसी आर्टिकल के तहत जो है, ठीक है, 243 भी। हाँ ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई पड़ता है PAI जो दिखाई पड़ता है, ये क्या है? बहुक्षेत्रीय और बहुक्षेत्रीय सूचकांक है ना। इसका पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति आकलन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि पंचायत का क्या क्या किस प्रकार का प्रदर्शन है, किस प्रकार का विकास कर रहा है, उसी के आकलन के लिए कौन जारी करता है? PAI सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, जमीनी स्तर पर देखता है कि मान के चलिए कि क्या क्या काम किया जा रहा है पंचायत स्तर पर। इसका जो है मुख्य देखिएगा तो कितना है, देखिए नंबर बताइएगा। कुल 9 है। ठीक है, कुल 9 इसका एक तरह से आधार है। पंचायत का जो PAI का जो आकलन किया जाता है 9 आधार है। और 9 आधार आपको PDF में प्रोवाइड कर देंगे। 9 आधार आपको देख लेना है कि किस किस आधार पर पंचायत का आकलन किया जाता है, जमीनी स्तर पर ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है सामाजिक रूप से, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में चर्चा रहा, देखिए ये प्रश्न आपको ज्योग्राफी से संबंधित है। और कौन है? माउंट कंडलाओन है। कौन सा माउंट है? माउंट कंडलाओन। ये क्या है? ज्वालामुखी हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? हाल ही में विस्फोट हुआ है। और विस्फोट जो हुआ है फिलीपींस इससे प्रभावित हुआ है। ठीक है, फिलीपींस देश है ना। तो ये कहाँ पर प्रभावित हुआ? ये प्रभावित तो जो ये फिलीपींस हुआ है, ये ज्वालामुखी है कहाँ पर? आप लोगों को डायरेक्ट पूछेगा कि कंडलाओन ज्वालामुखी, माउंट कंडलाओन ज्वालामुखी किस प्रकार का है। सबसे पहले तो ये पूछेगा कि किस प्रकार का है। सक्रिय हुआ है तो किस प्रकार का? सक्रिय ज्वालामुखी है ना। ये आप लोग पढ़े होंगे, सक्रिय है, सुषुप्त है, मृत है। तो कौन सा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी का ये उदाहरण देखने को मिल रहा है। और किस देश में? यह भी पूछा जा सकता है कि माउंट कंडलाओन किस देश में है? फिलीपींस में है। तो देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। फिलीपींस स्थित एक स्ट्रेटोवॉल्कन माउंट, वही सक्रिय ज्वालामुखी कह सकते हैं, माउंट कंडलाओन ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है।
और वहाँ का जो निवासी है एक प्रोटोकॉल इस पर लागू कर दिया गया है। तो आसपास में मान के चलिए कि आपको सूचित कर दिया जाता है कि ज्वालामुखी हुआ है, तो आपको क्या करना है, सचेत रहना है ना। और यह हाल के महीनों में देखिएगा तो प्रशांत जो अग्नि मेखला है, रिंग ऑफ फायर आप लोग पढ़िएगा, कहाँ पर, ज्योग्राफी में पढ़िएगा रिंग ऑफ फायर के बारे में। ये दूसरा सबसे बड़ा विस्फोट है ना, दूसरा बड़ा विस्फोट है। तो आपको पढ़ाया जाएगा क्या कहते हैं ज्योग्राफी में, ये जो प्रशांत क्या कह सकते हैं, मेखला कह सकते हैं, अग्नि मेखला कह सकते हैं, या रिंग ऑफ फायर इसको नाम कहा जाता है। पूरी तरह से प्रशांत महासागर के चारों ओर क्या बनते हैं, रिंग ऑफ फायर बनता है। चारों साइड से क्या कहते हैं, ज्वालामुखी तैयार होता है। तो ज्वालामुखी जो आपको बन रहा है उसी का एक उदाहरण है, कौन सा है, माउंट कनलाउन है। जैसे ही मान के चलिए कि फिलीपींस का नाम आता है तो फिलीपींस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है, बहुत बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। मुद्रा यहाँ पर कौन सी चलती है, पेसो मुद्रा चलती है, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रपति कौन है, बोंगबोंग मार्कोस है। कौन है राष्ट्रपति, बोंगबोंग मार्कोस है ना। आइए मैप पर देख लेते हैं एक नजर कि कहां पर है और ये ज्वालामुखी हुआ कहां पर है ना। तो फिलीपींस आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है क्या, हरा हरा कलर का जो दिखाई पड़ रहा है एक तरह से, ये फिलीपींस है ना। फिलीपींस आपको किस महासागर में दिखाई पड़ेगा, प्रशांत महासागर में। जस्ट नाम बता ही चुके हैं, प्रशांत महासागर का ये हिस्सा का भाग है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आइए, इस मैप पर आइए, तो यहां पर देखिएगा ये क्या बड़ा मैप लिया है, किसका किसका है मैप, ये फिलीपींस का मैप है ना, फिलीपींस लिखा हुआ है फिलीपींस। ये जो आपको जो दिखाई पड़ रहा है, पिनाटिवो ताल दिखाई पड़ रहा है, मयान दिखाई पड़ रहा है, कांडलोन दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद रेगान दिखाई पड़ रहा है, ये सब क्या है, ज्वालामुखी है। क्या है, ये सब ज्वालामुखी है। और अभी जो आपको नाम लिए थे, कौन सा नाम लिए थे, कांड लाओन का लिए थे नाम, ठीक है। कांड लाओन कहां पर है, इस तरह से दिखाई पड़ेगा, देखिएगा। नेग्रोस कहां पर, नेग्रोस द्वीप है, ठीक है, नेग्रोस द्वीप पर ये अवस्थित है ना। आपको द्वीप भी जाकर पूछा जा सकता है कि फिलीपींस का कौन सा द्वीप, तो नेग्रोस द्वीप पर है कांड लाओन, ठीक है। तो इस तरह से मान के चलिए किसी तरह से यदि प्रश्न पूछे तो आपसे बनना चाहिए। मैप आपको इसलिए दिखा देते हैं कि आपको समझ में आ जाए कि है कहां पर, दुनिया पर अवस्थित है कहां पर ये, है ना। चलिए, भारतीय रिजर्व, आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और VVI करके लगा लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, रेपो दर को क्या कर दिया है, कितने प्रतिशत निर्धारित किया है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेपो दर को जो है RBI के द्वारा कितना प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया है। तो कितना प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया है, 6%। एकदम याद रहना चाहिए, जैसे आपको नाम याद है अपना, उसी तरह से याद रहना चाहिए कि 6% कर दिया गया। फरवरी में ही 6.5 से कितना कर दिया गया था, 6.25 किया गया था। कब किया गया था, ये फरवरी में, फरवरी के मंथ में 5 साल से 6.50 था। ये 5 साल से लगातार बना हुआ था 6.50। सभी किताब में आपको दिखाई पड़ेगा, सभी टीचर यही पढ़ाते हैं 6.50 है 6.50, ठीक है। और उसके बाद फरवरी में कितना कर दिया गया था, 6.25 कर दिया गया था। लेकिन अभी देखिए कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल, ठीक है। मार्च अभी जस्ट खत्म ही हुआ है, ठीक है, अप्रैल स्टार्ट ही है और बहुत जल्द ही तुरंत चेंज कर दिया गया। कितना चेंज कर दिया गया है, 6 पर ला दिया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI जिसको बोलते हैं कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को जो है 25 आधार अंकों से घटाकर 6, यहाँ पर देखिए, ठीक है, 25, ये सही लिखा है, मतलब 6.25 लेते हैं ना। तो 6.25 को क्या करता है, 25 को क्या कर देता है, घटा दिया है। तो 2 घटा कर कितना कर देता है, 6% कर दिया है ना। यह इस साल का दूसरी बार का क्या कर सकते हैं, पहले ही बता चुके क्या होता है, दूसरी बार हो चुका है, दूसरी बार कटौती की गई है। फरवरी में केंद्रीय बैंक ने क्या कहते हैं 6.50% से घटा करके 6.25% कर दिया गया था, जो लगभग 5 वर्षों में यह पहली कटौती थी। ये तो पहले ही बता चुके हैं आपको, 5 साल में यह क्या था, पहली कटौती थी जो कि फरवरी में हुआ था। और हाल ही में क्या है, फिर से कर दिया गया। वर्तमान में कितना है, 6। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में कितना है रेपो दर, तो 6% है, याद रहेगा। वर्तमान में रेपो दर देखिए फिर से लिख दिए हैं, वर्तमान में यदि रेपो दर पूछे तो कितना प्रतिशत, 6%। यदि रिवर्स रेपो दर पूछे तो कितना प्रतिशत है, 3.35। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ये जस का तस है अभी भी वर्तमान में, ठीक है, बताएंगे बाद में, उसके लिए आपको बाद में। तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर क्या है, 3.35। यदि आपको इकोनॉमिक्स में समझ में नहीं आएगा रिवर्स रेपो दर क्या है, रेपो दर क्या है, तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा। कहां पर पढ़ने को मिलेगा, सर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, किसमें, इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे, है ना। यदि आप फिर से पूछना चाहते हैं तो मेरे से यदि पूछना चाहते हैं तो आपको इसके बाद रुकना पड़ेगा है। चलिए आइए देख लेते हैं, कुछ बात देख लेते हैं। पहले यहाँ पर डाटा देख लेते हैं। अस्थाई जमा सुविधा दर 6% से बदलकर कितना कर दिया गया है, कुछ और बदला गया है, कितना कर दिया गया है, 5.75 कर दिया गया है। कितना घटाया है, 2
2.5 घटाया, सिर्फ क्या कहते हैं 0.25 घटाया, सिर्फ 0.25 है ना। और सीमांत अस्थाई क्या कहते हैं सुविधा, देखिएगा तो ये क्या कितना घटा दिया है, 6.50% से है क्या है, ये भी 2.25, तो इसको कर दिया गया 6.5 से 6.25 कर दिया गया। एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं जिसको कि स्टैंडिंग या यहाँ पर रखिए SDF, ठीक है, SDF कितना कर दिया गया है 5.75 कर दिया गया, पहले कितना था 6%। उसके बाद MSF कितना कर दिया गया 6.25% कर दिया गया, पहले कितना था 6.5 था, ठीक है। अब आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये आपको पूछेगा कि CRR कितना प्रतिशत है वर्तमान में, तो CRR कितना है एकदम रटा हुआ रहना चाहिए, ये CRR कितना है 4.5%, ठीक है। और SLR पूछेगा कि SLR, ठीक है, SLR कितना है 18% है। इस सब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ये जस का तस, इसको जस का तस रहना है। तो कुछ कुछ में परिवर्तन किया गया है वो आपको बता चुके हैं, आपको इस तरह से नोट कर लीजिएगा कि किस में परिवर्तन किया गया है, याद रहेगा। जैसे ही भारतीय रिजर्व बैंक का नाम आता है तो बार बार आपको बोलते हैं कि रिजर्व बैंक का नाम आया है, तो हम कुछ आपको रिजर्व बैंक से रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले कि रिजर्व बैंक 1935 है ना, हो चुका है, उसके बावजूद भी जो नया वीडियो देख रहा होगा उसके लिए है ना, आइए देख लेते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। कुछ कुछ व्यक्ति हैं कि जो कि नया जुड़ते हैं तो उसके लिए, तो मुख्यालय मुंबई में है। और 33 स्थानों पर क्या है, RBI का कार्यालय है। आप जितना बार रिवीजन करिएगा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, कोई घाटा नहीं होगा। चलिए आइए देख लेते हैं। स्वामित्व तो किसके पास है, भारत सरकार कर सकते हैं पूर्णतः। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और मुख्य कार्य आपको जस्ट बताया, मौद्रिक नीति तैयार करना, यही सब जो तैयार कर रहा है ये क्या है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में गवर्नर कौन है, RBI के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है। डिप्टी गवर्नर किसे को बनाया गया है, पूनम गुप्ता को बनाया गया। हाल ही में आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं, डिप्टी गवर्नर किसको बनाया गया है, पूनम गुप्ता को बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करता है। और ये भी प्रश्न जो है बैंक से है, लेकिन हम अपने पड़ोसी देश का, हाल ही में अपना बैंक कर लिया तो पड़ोसी देश का भी देख लेते क्या परिवर्तन हुआ है। हाल ही में नेपाल जो है राष्ट्र बैंक की कार्यवाहक गवर्नर, ठीक है, वहां पर भी क्या कर दिया गया, गवर्नर बनाया गया, लेकिन कार्यवाहक, ठीक है। तो गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, नीलम गुप्ता है, धुंगाना है, ठीक है, क्या है, धुंगाना है, ठीक है। तो ये नेपाली है तो नेपाली सबका नाम इसी तरह से रहता है, ठीक है। तो नीलम सीधा याद रखिएगा, नीलम, यदि आपको ज्यादा तकलीफ दे, हाँ ठीक है। तो नीलम को बनाया गया है, क्या बनाया गया है, कार्यवाहक क्या चीज, गवर्नर, किस बैंक का, नेपाल के राष्ट्रीय बैंक का, जो केंद्रीकृत बैंक है, ठीक है। तो नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर के रूप में डिप्टी गवर्नर पहली थी, पहले ये वर्तमान में क्या थी, डिप्टी गवर्नर। और जो डिप्टी गवर्नर थी उन्हीं का पद एक तरह से उन्नति कर दिया गया, उन्हीं को क्या बना दिया गया है, गवर्नर बना दिया गया। तो 6 अप्रैल को क्या कहते हैं, जो वर्तमान में थे क्या गवर्नर महाप्रसाद, उनको उनका कार्यकाल कह सकते हैं कि उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उनके कार्यकाल के स्थान पर किनको बना दिया जाता है, नीलम धुंगाना को बना दिया जाता है, याद रहेगा। और जैसे नेपाल आता है तो नेपाल का राजधानी क्या है, काठमांडू। मुद्रा क्या चलती है, नेपाली रुपया। और प्रधानमंत्री कौन है, KP शर्मा ओली है। और रामचंद्र पौडेल क्या है, पौडेल क्या है, राष्ट्रपति हैं। और आपको मैप ये जो दिखाई पड़ रहा है ये किसका मैप है, नेपाल आपको दिखाई पड़ रहा है कौन, किन दो देशों के बीच में, चाइना और भारत के बीच में, ठीक है ना। तो इतना अभी छोड़ देते हैं, वो आप ज्योग्राफी में वो सब आपको पढ़ने को मिलेगा, कुछ ज्योग्राफी में भी रहने दे, ठीक है। ये क्या है, नीलम धुंगाना, ठीक है। और नीलम धुंगाना है, इनको कहाँ का बनाया गया है, गवर्नर नेपाल का, ठीक है, याद रहेगा। नेपाल का जो राष्ट्रीय बैंक है उनका बनाया गया है। नेपाल की है तो नेपाली ही लगेगी ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में क्या कहते हैं, केंद्रीय कैबिनेट सिंचाई आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं। आप लोगों को ज्यादा प्रश्न जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पूछता है कि कितना करोड़ रुपया, तो डायरेक्ट याद रखिएगा कितना 1600 करोड़ रुपया, है ना। तो केंद्र सरकार ने क्या किसानों के लिए एक बड़ी योजना मंजूरी दी है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो है एक उपयोजना कह सकते हैं, कमांड एरिया डेवलपमेंट वाटर मैनेजमेंट के लिए जो है, वाटर मैनेजमेंट खास करके किसके लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए 2025-26 के लिए ये लागू किया गया है। और कितना करोड़ रुपया, 1600 करोड़ रुपया बजट दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो सिंचाई व्यवस्था को आधुनिकी बनाना है और जल प्रबंधन को क्या करना है, बेहतर करना है। इसके तहत जो देखते हैं तो खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पुराने जो नहर व्यवस्था होती थी उनको बदल कर क्या करना है, आधुनिकी करना है। तो आप लोग देखे होंगे कि खेतों में जो तैयार किया जाता है इस तरह का देखे होंगे। आजकल जो आप मान के चलिए कि एक तरह से पाइप की वजह से क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है, फसलों को जो पानी दिया जाता है पाइप की वजह से, इस तरह से आपको दिखाई पड़ता होगा, है ना।
तो इसमें क्या होता है, पानी का क्या होता है, बचत होता है, ज्यादा पानी बर्बाद नहीं होता है। तो ये सब तकनीक क्या है, आधुनिकीकरण के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसका नाम है, थिरु कुमारी अनंथन का 93 वर्ष की उम्र में क्या हो चुका है, 93 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है ना। तो ये पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र से, अभी आपको जस्ट दिखाए थे क्वेश्चन कि पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से संबंधित। तो इस तरह से जब आप पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको प्रश्न बनेगा, जब नहीं पढ़े हुए रहिएगा तो आपको नाम लगेगा तो पता भी नहीं चलेगा कि लड़का है कि लड़की है, लड़का है कि लड़की है, लड़का है। नाम तो क्या कहते हैं, कुमारी है, क्या है, लड़का है ना। ठीक है, देखिए नाम से लग रहा है, क्या नाम से लग रहा है, लड़की जैसा, लेकिन लड़का है। भारतीय क्या कहते हैं, मेल है। ठीक है, भारतीय क्या है, राजनीतिक है। कहाँ के राजनीतिक है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, जब प्रश्न आता है तो कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो ये वरिष्ठ कांग्रेस नेता है और क्या कहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि गांधीवादी साहित्यकार कुमारी अनंथन का क्या होता है, 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और ये जो है 1933 को कन्याकुमारी जिले के ये जन्म होता है। छोड़ देते हैं, ये सब जरूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको ये लिखे थे कि ये परिवार के क्या थे, सबसे बड़े बेटे थे, इसलिए ये लाइन लिखे थे, क्योंकि आपको बता दें कि क्या है, ये पुरुष वर्ग में आते हैं, है ना। 4 बार ये विधानसभा क्या कहते हैं सदस्य होते हैं, जरूरी थोड़े है। नागरकोइल क्या कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र से क्या कहते हैं 1 बार ये संसद सदस्य रहते हैं। ठीक है, और तमिलनाडु कांग्रेस की ये समिति के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो किस राज्य से जन्म होता है, कहां पर जन्म देखिएगा तो हो रहा है, किस राज्य में हो रहा है, आपको जन्म हो रहा है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी किस राज्य में, तमिलनाडु में। और क्या कहते हैं ये जन्म भी वहीं पर होता है, चलिए जितने भी वहीं से उसी क्षेत्र से, ठीक है, उसी क्षेत्र के रहते हैं। तो ये जो आप, चलिए उनका चलिए तस्वीर नहीं लिए थे, चलिए छोड़ देते हैं। अगले अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तेलंगाना के कहते हैं, क्या है क्वेश्चन, राज्यपाल के द्वारा पुनर्निर्मित जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो कहां पर रहेगा, भद्रांचल होगा। ठीक है, भद्रांचल होगा, आंसर होगा। ठीक है, अरे कहां चला गया पेन इसका।